हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में हम क्यूबरनेटिस की पॉड नेटवर्किंग को समझेंगे। पॉड नेटवर्किंग क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें क्यूबरनेटिस की पॉड नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा। लेट्स से मेरी छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज हैं। मैं पहले 3-4 माइक्रो सर्विस क्रिएट कर देता हूँ। 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों का नाम दे देते हैं, ये ए माइक्रो सर्विस, ये बी माइक्रो सर्विस, ये सी और ये डी। अब ये चारों एप्लीकेशन एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। अब मुद्दा ये है कि मेरे पास मुझे क्या करना है, हर हर माइक्रो सर्विस से मेल भेजना है। क्या करना है? मेल भेजना है। मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट माइक्रो सर्विस बनाऊंगा एम। इसका फ़ायदा क्या कि अगर इसको मेल भेजना है तो इसको सेम कोड लिखने की जगह इसको कॉल करना है, अपना कंटेंट भेज दे और मैसेज का सब्जेक्ट भेज दे। सेम अगर बी को मेल भेजना है वो एम माइक्रो सर्विस को कॉल करेगा, रिक्वायर्ड चीज़ें भेजेगा, सेम सी और सेम डी। अब यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें पॉड नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब जाते हैं पॉड नेटवर्किंग पे। पॉड नेटवर्किंग मतलब हमारे पास कुछ नोड होंगे, जैसे 1, 2 और 3 नोड। अभी हर नोड में 1, 2, 2 करके पॉड्स मैंने बना रखे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये वाला जो है ए माइक्रो सर्विस है, ये वाला बी माइक्रो सर्विस है और ये वाला एम माइक्रो सर्विस है, और ये जो है दूसरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब मुद्दा ये है कि जो ए माइक्रो सर्विस है इसको मेल भेजना है, तो इसको कॉल करना है एम माइक्रो सर्विस को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस ए को कैसे पता है। बेसिकली ये क्या है, पॉड है। पिछले डायग्राम में सब माइक्रो सर्विस थे, क्योंकि अब अपन कुबरनेटिस की बात करें तो ये सब क्या है, ये सब पॉड है। ये भी पॉड है। अब इस ए माइक्रो सर्विस वाला जो पॉड है, इसे कैसे पता चलेगा कि एम माइक्रो सर्विस कहाँ पर है। उसी के लिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। अब होता ये है कि जैसे ये नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। क्यूबरनेटिस में हर नोड का, हर पॉड का अपना अपना एक आईपी होगा। कुछ भी हो जाए, हर नोड का, नोड मतलब क्या, ईसी टू मशीन। हमने पहले भी समझ रखा है नोड मतलब क्या, ईसी टू मशीन। और पॉड मतलब क्या, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। क्या है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, इसलिए इसका एक आईपी भी होगा। ऐसा नहीं कि बस इसके अंदर एक माइक्रो सर्विस है तो आईपी की जरूरत नहीं। हमने देखा है कि पॉड का एक आईपी भी होता है। अब सवाल ये है कि ये जो ए माइक्रो सर्विस वाला पॉड है, इसे कैसे पता चलेगा कि एम माइक्रो सर्विस वाले का आईपी क्या है। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि इसको पता कैसे चलेगा इसका आईपी क्या है। इसका एक सॉल्यूशन देने की जगह क्यूबरनेटिस ने क्या करा, कुछ गाइडलाइन बना दी। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सॉल्यूशन देने की जगह क्यूबरनेटिस ने बना दी है गाइडलाइंस। अब गाइडलाइन हम समझते हैं क्या है। क्यूबरनेटिस का कहना यह है कि हर पॉड का अपना एक आईपी होगा, और वो आईपी पूरे क्लस्टर में यूनिक होगा। क्लस्टर मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पॉड्स। पूरे क्लस्टर में हर पॉड का, हर नोड का आईपी यूनिक होना चाहिए। अगर इस पॉड का आईपी लेट से 10.10.10.10 है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे क्लस्टर में किसी भी नोड का, किसी भी पॉड का सेम आईपी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरी चीज, हमें एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या पता कि अभी इसमें कितने पॉड होंगे, इसमें कितने पॉड होंगे, और हो सकता है इस पॉड का आईपी क्या है और इस पॉड का आईपी क्या, दोनों को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं साइडर का यूज करूंगा। साइडर का यूज करके मैं हर हर नोड के पॉड्स के लिए रेंज डिफाइन करूंगा। दो चीजें होती है, एक तो पूरे नोड के लिए मैं साइडर की रेंज डिफाइन करूंगा, और दूसरा हर नोड के जितने भी पॉड्स हैं उनके लिए भी मैं साइडर की रेंज डिफाइन करूंगा। साइडर क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। साइडर बेसिकली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊं यहाँ पे, कि जैसे मुझे एक रेंज डिफाइन करनी है। मान लीजिए मुझे पोर्ट की रेंज डिफाइन करनी, नेट आईपी की। मैं यहाँ पे आईपी डाल दूंगा 10.0.0 और स्लैश करके मान लीजिए मैंने यहाँ पे 31 लिख दिया। इसके थ्रू हम रेंज डिसाइड करते हैं कि आईपी की शुरुआत रेंज क्या होगी और आईपी की एंड रेंज क्या होगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें हर पोर्ट के अंदर, या सॉरी हर नोड के अंदर हर पोर्ट को आईपी देना है, और इस क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सबको भी आईपी देना है। मैं आपको पहले साइडर समझाता हूँ, साइडर एक्चुअली क्या है। अब ये एक साइडर का छोटा सा एग्जाम्पल है। आई होप इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि रेंज डिफाइन कैसे होती है। सबसे पहले मुझे शुरू के जैसे 190 टू 168, ये मुझे पहले डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि मेरी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी। अब
स्टार्ट करते हैं हम 32 से, तो जब भी हम या स्लैश के बाद ये होता है हमारा आईपी स्लैश, और हम यहाँ पे साइडर रेंज बता रहे हैं, इसको बोलते हैं साइडर रेंज। अभी 32 लिख के मैं बोल रहा हूँ 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 मतलब 0, मतलब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे केवल एक ही आईपी मिलेगा, सेम 192.168.0.0। अब क्या होगा अगर मुझे दो आईपी चाहिए, तो दो आईपी अगर मुझे चाहिए तो 192.168.0.0 के बाद 31 लिखना पड़ेगा मुझे। 31 लिखने का मतलब होता है 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2। मतलब कितनी मुझे आईपी मिल गए? दो। एक तो क्या 192.168.0.0, और दूसरा 192.168.0.1। सो ऐसे हम रेंज डिफाइन करते हैं। तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं। अगेन ये 0.0 मैंने 30 लिखा, 30 मतलब 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 मतलब 0.0 से 0.3 तक, ये सेम रहेगा यहाँ पे। 0.0 से 0.3 तक मतलब कितने आईपी हो गए? 4, 0 1 2 3। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे 8 आईपी चाहिए, मुझे पता है मुझे 8 आईपी चाहिए, और ये हमें हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा इनिशियली कितना रखेंगे। सो मैंने एक एग्जांपल की 192.168 रखा, आप चाहे तो 172.31 कुछ भी रख सकते हैं। 192.168.0.0 के बाद /29। अब 29 लिख के मैं बोल रहा हूँ 2 टू द पावर 3, मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। 8 लिख के ये हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 8 आईपी आ जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी 0.0 से और एंड होगा 0.7 पे। सो ये अब हमने समझा साइडर को। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ साइडर का। अब जैसे मेरा ये नेटवर्क है, सॉरी ये नोड है, इस नोड में मुझे क्या दो पॉड है, तो मुझे क्या लिखनी रेंज 10.10, आई एम सो सॉरी 10.10. भले आप 10.10 लिख लीजिए या ना, 192.168.0.0 के बाद 31। so, मुझे पता है इसमें दो ही पोर्ट होंगे, सो मुझे साइडर डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4, 2 और 2 4 ले लिए। सो मैं यहाँ पे क्या रेंज लिखूंगा? 10.10.0.0 के बाद मुझे 3 क्या लिखना है? यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 31। 31 लिखा तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई साहब 4 आएंगे। वैसे ही अगर मुझे क्या लेना है, सॉरी मुझे 30 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 30 मतलब 4, और अगर मुझे क्या चाहिए 8 आईपी चाहिए, तो इसके लिए मैं 29 लिखूंगा। सो ये करके हम क्या बता रहे हैं कि भैया इस नोड के अंदर जितने भी पॉड हैं उनकी साइडर ये है, और इससे आप कैलकुलेट करो और हर पोर्ट को आईपी असाइन करो। इनिशियली जब हमने एग्जाम्पल बनाया था तो हमने देखा था कि आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, लेकिन अगर ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पोर्ट का क्या आईपी है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन भी करना है। और क्या होगा अगर हम खुद ये चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरे आईपी क्या होगा? ओके। अब हमारे पास 3 नोड हो गए, हर नोड का अपना एक आईपी है, और हर नोड के अंदर जितने भी पोर्ट है उनके लिए हमने साइडर के थ्रू रेंज डिफाइन कर दी। अब एक समस्या, जैसे मैंने कहा था कि ये ए माइक्रो सर्विस है और ये एम माइक्रो सर्विस है। ए माइक्रो सर्विस को एम माइक्रो सर्विस को कॉल करना है और बोलना है कि मेल भेज दो। सो ए को पता कैसे चलेगा कि एम माइक्रो सर्विस वाला जो पॉड है उसका आईपी क्या है? सो अगेन क्यूबरनेटिस ने कुछ भी डेवलप नहीं करा है हमारे लिए, उसने हम पे छोड़ा है कि हम कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं। उसने बस कुछ गाइडलाइन बना दी। गाइडलाइन का नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। CNI, जैसे हमने CRI पढ़ा था वैसे एक CNI होता है। अब अब इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन लेने की जगह पहले हम एक छोटा सा सॉल्यूशन देखते हैं कि हम अगर हमारे पास दो ही नोड है, तो क्यों हमें इतनी ज़रूरत एक स्केलेबल सॉल्यूशन की? एक होता है स्केलेबल सॉल्यूशन और एक होता है नॉर्मल सॉल्यूशन। सो पहले हम नॉर्मल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मेरे पास 3 नोड है, और हर नोड में मैं एक एक पॉड रखता हूँ, पॉड ए, पॉड बी और पॉड एम। नाम भी मैं इनको दे देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि आई होप आपको नेटवर्किंग समझ में आ गया होगा, साइडर क्या है स्पेशली, क्योंकि साइडर के बिना अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि आईपी कैसे हम सिलेक्ट करेंगे या आईपी रेंज कैसे डिसाइड होगी। अब कर ये सकते हैं हम रूट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? रूट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ रूट टेबल। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम ये डिफाइन कर सकते हैं
या उसके पहले थोड़ा और अच्छे से मैं यहाँ पे इसका आईपी रेंज भी लिख देता हूँ। 192.168.0.0.32 31 लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे भी सेम 192.168.0.0.31। अब यहाँ पे 31 नहीं लिख सकता मैं, ये 192.16 नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे अलग अलग रेंज देना है। अब यहाँ पे 192.166.0.0.31। अभी मैंने 68 क्यों लिखा, 67 क्यों लिखा, 66 क्यों लिखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें सबको अलग अलग आईपी देना है। अब रूट टेबल का क्या यूज़, हम क्या कर सकते हैं, रूट टेबल का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो रेंज है, इस रेंज के पॉट को अगर ढूंढना है तो आपको इस नोड तक आना पड़ेगा। अगेन जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें A से M को कॉल करना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम इसके आईपी को रूट टेबल में ऐसे सेट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इस साइडर के किसी भी पॉट को, इस साइडर से निकले हुए आईपी के किसी भी पॉट को एक्सेस करना है, आपको इस नोड तक आना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है। इस पड़े हुए पॉट को ये कैसे पता चलेगा कि ये नोड कहाँ पड़ा हुआ, ये पोर्ट किस नोड में पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक था रूट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेटवे, एक होता है गेटवे। अब गेटवे क्या, नोड का आईपी, सिंपल सी बात है, गेटवे क्या, नोड का आईपी। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये बन गई हमारी टेबल। अब सिंपल सी बात है कि मुझे रूट बताना है, मुझे बताना है कि अगर आपको 192.168.0.031 इस साइडर रेंज के अगर आपको किसी भी पॉट को कम्युनिकेट करना है, आपको इस गेटवे पे आना पड़ेगा। उस गेटवे पे आने के पहले मुझे इसका आईपी लिखना पड़ेगा। तो 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रेंज है, इस रेंज का अगर आपको किसी भी पॉट को एक्सेस करना है, आपको इस नोड पे आना पड़ेगा। भाई साहब, इस नोड का आईपी क्या है, 10.10.10.10.0.1। ओके, फिर दूसरा साइडर क्या है मेरा, ये 167 वाला है। मैं क्या करूँगा, इसी टेबल के नीचे, अभी तो जगह नहीं है लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि इसी टेबल के नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि अगर आपको 192.167.0.0 इस साइडर के रेंज वाले किसी पॉट को एक्सेस करना है, आपको इस गेटवे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वो क्या है, 0.2। कौन सा वाला, ये वाला। मैं एक एरो भी बना देता हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं इसकी और यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी। ये तरीका है, अगर हमारे पास 2 या 3 नोड है और उन नोड में 2 या 3 पॉड है, हम रूट टेबल का यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। फाइनली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इस ए को एम को कॉल करना है, ये ए वाला जो पॉड है, ये जाएगा रूट टेबल के पास, बोलेगा भैया मुझे कॉल करना है किस आईपी को, आईपी इसके पास होगा पॉड का, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये पॉड है कहाँ पे। ये एक क्या बोलेगा कि भैया मुझे कॉल करना है 192.166.0.31 लिखा है ना, 0.1 को मुझे कॉल करना है। भैया मुझे इसको कॉल करना है, तो उसके लिए इसको क्या पता होना चाहिए कि ये पॉड जो है किस नोड में है। अगेन ये जो ए पॉड है, इसको एम पोर्ट का आईपी तो पता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि गेटवे कौन सा है या ये जो पॉड है ये किस नोड में प्रेजेंट है। अगर हम EC2 लाइक AWS की बात करें और हमने 5 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिए हैं, पांचों में हम क्या करेंगे, रूट टेबल तो डिफाइन कर देंगे पांचों नोड के लिए, और हमारे पास कोड में भी क्या रहेगा, लाइक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में पॉड का आईपी तो रहेगा हर पॉड का। समस्या ये है कि ए को एम का पता कैसे लेगा, कहाँ पर है। ये रूट टेबल के पास जाएगा, वो बोलेगा मुझे इस पॉड को एक्सेस करना है। रूट टेबल क्या बोलेगा, अगर आपको इस पॉड को एक्सेस करना है, ये जो है इस टेबल में है, थर्ड टेबल आप मान लीजिए इसकी बनी हुई है, ये इस नोड में है, तो इसके पास नोड का आईपी आ जाएगा और इस नोड को एक्सेस करेगा। उसके बाद वो पोर्ट देगा, मेरी जो एप्लीकेशन है वो किसी ना किसी पोर्ट पे तो लाइक चल रही होगी, राइट। उसके थ्रू वो उसको फाइनली एक्सेस करेगा। ये तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर मेरे पास 1000 नोड है और हर नोड के अंदर 200 पॉड है, रूट टेबल मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, राइट।
अगर एक नोड डिलीट हो गया तो फिर मुझे रूट टेबल मेंटेन करना पड़ेगी, अगर एक नोड मैंने क्रिएट कर दिया तो फिर मुझे रूट टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा। सो ये क्या होगा कि मैनुअल टास्क हो गया मेरे लिए। मैं एक नोड बना रहा हूँ तो रूट टेबल में एंट्री करो, मैं एक नोड ऐड कर रहा हूँ, नोड डिलीट कर रहा हूँ तो रूट टेबल से एंट्री हटाओ। पॉड अगर डिलीट हो गया, उसका आईपी नहीं आ गया तो फिर उसको ये तो ठीक है, साइडर हमने दे दिया तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें आईपी फिर भी पॉड का कहना कि अपडेट करना पड़ेगा, वो तो हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। लेकिन अब क्या अगर 1000 पॉड हो और उस हर पॉड में दो दो सॉरी 1000 नोड हो और उस हर नोड में 200 पॉड हो, फिर हम क्या करेंगे? तो अब अगर हमें स्केलेबल सॉल्यूशन की तरफ जाना है, जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी वो प्रॉब्लम अगर नहीं आए, सो उसके लिए हमें कुछ जैसे हम जब कंटेनर रन टाइम की बात कर रहे थे तो कुछ कंटेनर रन टाइम हमने ऑलरेडी देखे थे, जैसे क्रायो, रॉकेट, ये दोनों की हमने बात करी थी। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऑलरेडी नेटवर्क के प्लगइन बने हुए हैं जो इसी यूज में आते हैं। नाम लिखता हूँ मैं, फ्लैनल, वीवर्क्स, सीलियम। सो होगा क्या, हमारे हर नोड पे जितने भी हमारे नोड रहेंगे, हर नोड पे हम इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, जैसे वीवर्क्स, इसको इंस्टॉल कर लेंगे हर नोड पे हमें इसको इंस्टॉल करना रहेगा। सो अब होगा क्या कि जब भी हमें किसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कॉल करना है, सो हमारे पास कोई झंझट नहीं है, हमें केवल वीवर्क्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा और वो हम डायरेक्टली उस पोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हमें जब AWS पे अपना क्लस्टर क्रिएट करेंगे, तब हम इसका एग्जांपल देख पाएंगे, क्योंकि लोकल मशीन में क्लस्टर क्रिएट करने के लिए मिनी क्यूब का यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो रियल लाइफ में मिनी क्यूब हम की तरफ हम जाएंगे नहीं, इसलिए अब तक मिनी क्यूब पे आया नहीं हूँ मैं। सो काफ़ी जल्दी हम क्या करने वाले हैं, AWS पे क्लस्टर क्रिएट करने वाले हैं, उस पे हम वो सब चीज़ें क्रिएट करेंगे जो हमने अब तक डिस्कस करा है। सो उसकी तरह वी वर्क्स, फ्लैनल या सीलियम, इसमें से किसी एक को यूज़ करेंगे हम पॉड नेटवर्किंग के लिए। तो ये था पॉड नेटवर्किंग का। थैंक यू सो मच।